नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जयपुर से। जयपुर में सफाई कर्मियों का हल्ला बोल, डीएलबी पर सफाई कर्मचारियों का हंगामा। पुलिसकर्मियों से सफाई कर्मी उलझ गए। सफाई कर्मचारी और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आपस में हाथापाई की नौबत भी बनाई। सफाई कर्मचारी डीएलबी कार्यालय में जबरन प्रवेश कर रहे थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने रोक रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई और हाथापाई। बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। स्वायत्त शासन भवन के बाहर सफाई कर्मचारी जुटे हुए हैं। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। डीएलबी पर सफाई कर्मचारियों का हंगामा, पुलिस कर्मियों से हाथापाई। जयपुर में सफाई कर्मचारियों का हंगामा। जयपुर से बड़ी खबर है और तस्वीरें देखिए सबसे पहले। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान पर। सफाई कर्मचारियों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई। सफाई कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिसकर्मियों से उलझ गए सफाई कर्मी। डीएलबी पर सफाई कर्मचारी बड़ी संख्या में तैनात हैं और जमकर हंगामा डीएलबी पर। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। महेश, हंगामा क्यों है बरपा? तस्वीरें दिखाइए, कारण बताइए, वजह क्या है, क्या कह रहे हैं सफाई कर्मी? जयपुर के दोनों नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आज डीएलपी पर पहुंचे बड़ी संख्या में। और यहाँ पर जो अपनी लंबित मांगे हैं, जिनमें कि वेतन से जुड़ी हुई मांगे हैं, एरियर से जुड़ी हुई मांगे हैं, वो यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है। इसी कारण से पहले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर भी पहुंचे थे कुछ दिन पहले और वहां पर भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। जब उस दिन बात नहीं बनी तो आज फिर यहाँ पर डीएलपी पर पहुंचे हैं और स्वायत्त शासन भवन पर पहुंच करके यहाँ के अधिकारियों के सामने यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उनकी मांगों पर उस दिन बात बनी थी, 7 सूत्रीय मांगे रखी गई है, उस पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी कारण से यहाँ पर पहुंचे। अभी अंदर भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उस दरमियान में पुलिस से यहाँ पर उनका झड़प जो है वो यहाँ पर देखने को मिली, जिसके अंदर हाथापाई जैसी भी नौबत जो है वो यहाँ पर बनाई। कर्मचारियों के चुनाव भी नहीं हो रहे हैं, एक कारण ये भी है यहाँ पर, जिसकी वजह से कर्मचारियों में नाराजगी बनाई हुई है। किस तरह के सफाई कर्मचारियों के मुद्दे हैं और क्या उनकी मांगे हैं जिसे लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं किस तरह से यहाँ पर आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे आप? देखिए, हमने 13 जुलाई को मंत्री आवास में घेराव किया था। हमारी 5-6 मांगे प्रमुख थी। डायरेक्टर साहब और दोनों हमारे कमिश्नर उसमें वार्ता में मौजूद थे। इन्होंने बोला था कि 7 दिन में आपकी मांगे पूरी हो जाएगी, लेकिन आज उस बात को आप लगा लो कितने दिन हो गए, हमारी एक भी मांग उनमें से पूरी नहीं हुई। उनमें हमारी चुनाव की मांग है। 2 साल का कार्यकाल होता है, 3.5 साल हो गए, चुनाव नहीं करवाए जा रहे। कर्मचारियों को जो आरजीएचएस योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लेके आए हैं, बहुत ही अच्छी योजना, उसका कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया जा रहा। जबकि सफाई वर्कर्स गंदगी को, कोरोना नामक शत्रु से भी ये लोग लड़े, इनको सबसे ज्यादा जरूरत अगर उस मेडिकल पॉलिसी की है तो इनको है, लेकिन इनको लाभ नहीं दिया जा रहा। उसके अलावा हमारा जो स्थायीकरण काफी कर्मचारियों को पेंडिंग है, उनका स्थायीकरण किया जाए। 22 कर्मचारी हमारे ऐसे हैं जिनका टेक्निकल इश्यू के कारण, उस टाइम विभागीय कमी के कारण। एक बार बताएं, यहाँ पे पुलिस से आपकी झड़प जैसी स्थिति क्यों बनाई, क्यों हाथापाई जैसी नौबत आपकी बनाई है? वो एक जो लेडीज पुलिस, हमारे लेडीज कर्मचारी के ऊपर पुलिस वाले ने, जेंट्स पुलिस वाले ने लाठीचार्ज किया, इसलिए हमने हाथापाई की, मजबूरी में हाथापाई की। जब ये कर्मचारियां खड़े आराम से शांति प्रिय, तो जेंट्स पुलिस वाला एक लेडीज कर्मचारी पे लाठी उठा रहा है, तो ये अन्याय है। आपके जबरन अंदर घुसना चाह रहे थे क्या? जबरन क्या नहीं, हम शांति पूर्वक धरना दे रहे थे और हमारे ऊपर लेडीजों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिए उन्होंने। ये दबाना चाह रहे हैं कि ये लोग हड़ताल नहीं करें, इनकी मांगे पूरी। क्या चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। प्रमुख मांग कौन सी आपकी? मुख्य मांग आरजीएस है और हमारा एरियल नहीं मिल रहा है, और जो कर्मचारी अस्थायी है उनको स्थायी करो। और जब हम लोगों ने कोरोना काल में ड्यूटी करी है, तो पुलिस वालों ने जब रोडवेज फ्री करी तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। तो सुविधाओं की मांग है, आरजीएचएस सुविधाएं हैं, वो यहाँ पर नहीं मिल रही है। सर, हमारे जो 1 से 1.5 साल का जो हमारा जो एरियर है, हम प्रशासन से दोनों प्रशासन से हम लगातार अवगत कर रहे हैं। हर बार हमारे को आश्वासन दिया जा रहा है एरियर प्रशासन हमारे जो अभी कर्मचारियों का जो यहाँ से स्थायी नहीं है उनको स्थायी करवाया जाए। सर, क्या आप अभी बात करके आ रहे हैं अंदर या प्रशासन से कोई बातचीत हुई है? प्रशासन से बात करने का कोई फायदा नहीं है। 13 जुलाई को हमने हमारी मीटिंग हुई थी डीएलबी डायरेक्टर साहब से, दोनों सीओ साहब से।
उन्होंने हमें संपूर्ण आश्वस्त किया था कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी सारी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं डीएलपी डायरेक्टर साहब और दोनों सीओ साहब मंत्री जी से डरे हुए हैं। मंत्री जी के यहाँ भी तो घेराव कर चुके हैं, आप धरना दे चुके हैं। मंत्री जी ने मैं इनसे वार्ता करने के लिए भेजा था, लेकिन ये सफाई कर्मचारी की समस्या पे कोई किसी प्रकार का कोई समाधान करना ही नहीं चाहते और 7 दिन का समय दिया था। अब हमने तय किया है कि जब तक हमारी लंबित मांगों का निस्तारण किया नहीं जाएगा तब तक हम यहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, लेकिन आज आश्वासन नहीं, आज हमें काम चाहिए। काम अगर हमारे काम के आदेश नहीं हुए तो हम उठेंगे नहीं। तो आदेश लेकर के ही जो है आज यहाँ से महेश, हटने आपकी वाले बात हैं हुई तमाम जो जिम्मेदारों सफाई से, कर्मचारी, आपने दोनों बात नगर करने की कोशिश की क्या? विधायकों को बांटने के लिए तो आईफोन बांटने के लिए बजट आ जाता है, पैसा आ जाता है, आईफोन दे दिए जाते हैं तोहफे में, लेकिन इनके एरियर तक का भुगतान नहीं हो रहा है। देखिए, बिल्कुल ये वो सफाई कर्मचारी है जिन्होंने कि कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में भी अपने काम को जो है उन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा से आगे रखा और कभी भी वे पीछे नहीं उठे। भले जब लोग घरों में बंद थे तब ये सफाई कर्मचारी सड़कों पर होते थे और उस दरमियान में अपनी ड्यूटी को निभाते हुए नजर आते थे। लेकिन जब आज इनके वेतन से जुड़े हुए मुद्दे, जब इनके एरियर से जुड़े हुए और RGHS जैसी इलाज से जुड़ी हुई सुविधाओं की बात हुई है तो वो आज यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है। जबकि पिछली बार मंत्री शांति धारीवाल जो UDH मंत्री हैं उनके निवास पर जब इन्होंने धरना और प्रदर्शन किया था तब जरूर ये कहा गया था कि इनकी जो मांगे होगी उस पर जरूर कोई ठोस कार्रवाई जो है वो कर ली जाएगी। तब भी DLP डायरेक्टर को बुलाया गया था, लेकिन उस समय भी केवल जो है इनकी मांगों पर फौरी तौर पर आश्वासन देकर के इन्हें विदा किया गया था। लेकिन आज जब ये यहाँ पर पहुंचे हैं तो इन्होंने कह दिया कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अगर उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज से वे जो है यहाँ पर अनशन शुरू कर देंगे। अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए और हाथों में सफाई कर्मचारी जो झाड़ू लिए हुए हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि जो न सिर्फ सफाई का जिम्मा बल्कि जब अपने हक की आवाज उठाने की बात आती है तब भी वे किसी से पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि वे हक मांग रहे, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि जो उन्होंने काम किया है उसका भुगतान तो उन्हें होना पड़ेगा, उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। सरकार को ये ध्यान दिलाने की जो कोशिश है उनकी वो यहाँ पर की जा रही है। और अभी तक जहां तक आपने कहा है कि प्रशासन से कोई बात हुई है तो प्रशासन के जो कोई भी अधिकारी हैं वो इनसे वार्ता के लिए भी नहीं पहुंचे। देखिए, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि ऐसा कोई टकराव जब हो और ऐसे समय में जब आपका कोई एक बड़ा कर्मचारी वर्ग सड़कों पर उतर करके आपके खिलाफ में, यहाँ पर विभाग के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहा हो तो ऐसे में समझाइश जो है वो जरूर की जा सकती है या उनकी मांगों पर कोई जो सकारात्मक बातचीत हो सकती है वो की जा सकती है। लेकिन ऐसा यहाँ पर शायद जरूरी इनकी हड़ताल से, इनके आंदोलन से, प्रदेश में बढ़ रहे अपराध से, बलात्कार से, बैंक लूट से और मणप्पुरम गोल्ड पे लूट से ज्यादा जरूरी शायद कबड्डी रहा होगा, शायद ग्रामीण ओलंपिक रहा होगा। इस वजह से बात करनी जरूरी नहीं समझ रहा प्रशासन। शासन देखिए, प्रशासन की आंखें मूंद लेना ये साफ तौर पर बताता है कि ऐसे जब जुड़ी हुई समस्याएं हैं जहां पर कर्मचारी जो है वो अपनी मांगों को लेकर के लंबे समय से वहां पर आंदोलनरत है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस लिहाज से यहाँ पर जो ऐसे आक्रोश की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती है। और पुलिस से जो टकराव भीतर जब जाना चाह रहे थे तब यहाँ पर ऐसी नौबत आ गई कि कर्मचारियों को जो है कानून भले अपने हाथ में लेना पड़ा, लेकिन वो कह रहे थे कि अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कानों तक, वहां तक वे भले ही जबरदस्ती की बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी जाए उसको भी तोड़ते हुए भीतर जाएंगे और DLP के प्रशासन को अपनी आवाज जरूर सुनाएंगे, उनसे अपने हक का पैसा वो जरूर मांगेंगे, उसमें वे पीछे हटने वाले नहीं। और आज यही इसी हक को लेकर के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि जब तक उन्हें कोई यहाँ पर लिखित में उनके आदेश नहीं आ जाता तब तक वे यहाँ से नहीं डिगने वाले हैं। तो फिलहाल इनका यहाँ पर जो प्रदर्शन है नारेबाजी करते हुए यहाँ पर जारी है और प्रशासन की जो कोई बातचीत है वो यहाँ पर अभी तो नजर नहीं आ रही है। ठीक है महेश, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें दिखाने के लिए तो DLP के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहां बड़ी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद हैं, हड़ताल कर रहे हैं, अनशन की चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और बड़ा रूप अख्तियार करेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। बात दिल्ली की सियासत की। दिल्ली में शराब घोटाले के आरोप में CBI जांच का आज पार्ट 2 सामने आया। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के घर पर रेड के बाद अब CBI की टीम ने उनके बैंक लॉकर खंगाले। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 की
पंजाब नेशनल बैंक में मनीष सिसोदिया का बैंक लॉकर है। इसकी जांच के लिए सीबीआई की टीम बैंक पहुंची और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में इन लॉकरों की जांच की गई। सीबीआई ने इससे पहले इसी महीने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की थी। पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया था। एक तरफ सीबीआई डिप्टी सीएम के खिलाफ जांच कर रही है तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में एलजी विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया तो आम आदमी पार्टी के विधायक धरने पर बैठ गए। आप विधायक एलजी सक्सेना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। विधायकों का आरोप है कि एलजी सक्सेना बीजेपी के इशारे पर केजरीवाल सरकार को बदनाम कर रहे हैं और उनके कामकाज में अड़ंगा डाल रहे हैं। घोटाले की जांच चल ही रही है। इसकी कड़ियां जोड़ने में एजेंसीज लगी ही हुई है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा मिले, ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपने पदों पर न रखा जाए। अभी इसकी लड़ाई तो चल ही रही है, चार्जशीट आनी अभी बाकी ही है। तब तक हमें शिक्षा के विभाग में भी एक बड़े घोटाले का सामने दर्शन हो गया है। तो विजेंद्र गुप्ता ऐसी उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनको पता चल रहा है कि किस तरह से दिल्ली की जनता उनको नफरत कर रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसी उलूल जुलूल बातें करते हैं। मुझे लगता है ये अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर दोनों पार्टियों के, अगर मान लीजिए हमारे भी सांसद हैं, हमारे राष्ट्रवाद सांसद हैं, तो अगर उस इस तरह से आना जाना शुरू हो जाएगा तो फिर भीड़ लग जाएगी, सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा फैसला है। इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की। कांग्रेस में 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, तो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर एक सदस्य की दावेदारी सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुर से सांसद शशि थरूर ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। अभी उन्होंने आखिरी फैसला नहीं लिया है, लेकिन जल्द ही इस पर वे फैसला ले सकते हैं। शशि थरूर ने मलयालम डेली मातृभूमि के लिए एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। थरूर कांग्रेस के G23 नेताओं में शामिल रहे हैं, जो लगातार पार्टी में संगठनात्मक बदलाव की मांग कर रहे हैं। I have no comment to make, except what I have written in my article, which is that elections will be a good thing for the Congress party. That's all. Thank you. Thank you. अंकिता सिंह यानी झारखंड की वो बेटी जिसे एक सिरफिरे ने अपने घर में जिंदा जलाकर मार डाला। झारखंड के दुमका में नाबालिग अंकिता हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब नया खुलासा अंकिता की उम्र को लेकर हुआ है, जिसके बाद आरोपी शाहरुख पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि जांच में अंकिता की उम्र 16 साल बताई गई, जबकि पहले उसकी उम्र 19 साल बताई गई थी। इस मामले में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। दुमका के एसडीपीओ पर आरोपी शाहरुख को बचाने का आरोप लगा है। हालांकि हंगामा होने के बाद उसे जांच से हटा दिया गया, लेकिन आरोपी के मददगार डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब जोर पकड़ रही है। वहीं बढ़ते दबाव के बाद अब सरकार ने अंकिता को जलाकर मारने के मामले की जांच एसआईटी से कराने का ऐलान किया है। फिलहाल फोरेंसिक सीआईडी की टीम अंकिता को जलाकर मारने के मामले की जांच कर रही है। यहीं झारखंड प्रदेश में 10 जून को जब रांची की सड़कों पर दंगाई जब निकल आए, पुलिस की गोली से नदीम अंसारी को गोली लगी, रिम्स में उसका इलाज चल रहा था। बेहतर इलाज के लिए 25 जून को वहां से उनको सरकारी खर्च से एयर एम्बुलेंस से उठा करके और ग्रीन कॉरिडोर बना करके रिम्स से लेकर के गुरुग्राम तक उसको मेदांता अस्पताल पहुंचाया गया।
फिर अंकिता को क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता था? नहीं किया सकता। चाहते तो अच्छे इलाज हो सकते थे। फिर कहां कहां लापरवाही हुई उसको मैं आपको बता रहा हूं। एक तो उनकी एज लड़की के नाबालिग को 16 साल दिखाया, एफआईआर में 19 साल। 2 लड़कों का नाम बता रहे थे, एफआईआर में पहले एक ही लड़का का नाम लिखा था। फिर जब इस प्रकार की कोई घटना होती है, मरीज हॉस्पिटल में होते हैं, तो डाइंग डिक्लेरेशन होता है मजिस्ट्रेट के सामने, उसको ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन आखिर प्रशासन ने मजिस्ट्रेट को लेकर के डाइंग डिक्लेरेशन क्यों नहीं कराया? अंकिता की मौत के बाद दुमका में लोग पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। दुमका में सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में डीआईजी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सदर एसडीपीओ नूर मुस्तफा का ट्रांसफर जल्द ही करने की मांग की गई। लोगों ने आरोप लगाया कि नूर मुस्तफा शुरू से ही विवादों में घिरे रहे हैं और अंकिता मामले में भी उन पर बड़ी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। लोगों ने 1 सप्ताह के भीतर एसडीपीओ का ट्रांसफर करने की मांग की है। देखिए, जब उस लड़की की जो है उस तरह का जो है दुर्घटना किया गया, लेकिन वो कड़ा से पुलिस जो है नूर मुस्तफा जी जो है वो कड़ा से पेश नहीं किए। ये इतना बड़ा क्रिमिनल है, उनको एकदम स्वेच्छा इतना आनंद पूर्वक उसको लेके गया, जेल में डाल दिया, लगा कि वो ससुराल जा रहे हैं। ये हम लोग पूरा निंदनीय घटना को वो सही ढंग से नहीं दर्शा पाए। ये हम लोग जो है हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद उसका घोर विरोध करते हैं और भाजपा वाले भी घोर विरोध करते हैं। हम सभी बहनें यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के भाइयों के साथ सख्त विरोध करते हैं और सरकार से यह मांग करते हैं कि अगर सरकार इसी तरह महिला विरोधी बनी रही, महिलाओं के साथ इसी तरह झारखंड प्रदेश के अंदर हत्याकांड होता रहा, अब अत्याचार होता रहा, तो हम सभी झारखंड सरकार को, हेमंत सोरेन को छोड़ने वाले नहीं। वैसे हेमंत सोरेन तो खुद अपने कुचर्मों के बीच दलदल में फंस गए हैं, लेकिन यह उन्हें चेतावनी है। बात बाढ़ से बढ़ रही परेशानी की। बाढ़ से देश का काफ़ी हिस्सा परेशान है, काफ़ी लोग, हजारों लाखों लोग परेशान हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात में कुछ सुधार के बाद अब यूपी में हालात बिगड़ गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें यूपी में बाढ़ की विनाश लीला। पहली तस्वीर वाराणसी की है तो दूसरी तस्वीर प्रयागराज की। दोनों ही जगह गंगा में उफान ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। शहर के निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर गया तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गणपति पूजा को लेकर मुंबई समेत पूरे देश में जोश है। जगह जगह पर गणपति की प्रतिमा को घर लाने की तैयारी चल रही है। हम आपको दिखा रहे हैं फिल्म स्टार की गणपति पूजा। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी हर साल की तरह इस बार भी गणपति पूजा की तैयारी कर रही हैं। इस बार गणपति की मूर्ति घर लाते वक्त उनकी तस्वीर आई है, जिसमें शिल्पा अपने परिवार के साथ गजानन की मूर्ति को श्रद्धापूर्वक घर ला रही हैं। आपको बता दें कि बुधवार से 10 दिन का गणपति उत्सव शुरू होगा। महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार गणेशोत्सव की धूम है। वहीं सोमवार को गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई के सबसे मशहूर लालबागचा राजा की पहली झलक दिखाई गई। लालबाग के राजा लालबागचा राजा मुंबई का सबसे प्रसिद्ध गणेश पंडाल है। इस पंडाल में पिछली बार भगवान गणेश को भगवान विष्णु के अवतार का रूप दिया गया था। पिछले साल कोरोना के चलते लालबागचा राजा की सिर्फ ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था थी। मुंबई में लालबाग के राजा के इस पंडाल में सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस बार महाराष्ट्र सरकार ने आगामी त्योहारों को देखते हुए पहले ही सारे कोरोना प्रतिबंध हटाने का फैसला कर लिया है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।